हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए जो लेक्चर लेके आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए। बाकी जो एग्ज़ाम इधर लगे हुए हैं आरओ एआरओ का हो गया एंड जूनियर एडेट की वैकेंसी जो भी हैं, इनके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप इसको एक ऑडियो लेक्चर की भांति इसको सुनेंगे एंड सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने एनसीईआरटी से इसको लिया है। जो टॉपिक है आज का वो है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के बारे में हम आज आप सबको बताने वाले हैं। सामाजिक न्याय क्या है, ये कहाँ तक अप्लाई होता है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको कितना प्रोडक्टिबल बनाया है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो जितनी देर का सेशन होता है आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त जसवंत पाठक एंड अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हम बहुत जल्दी से जल्द आपके सामने हम लाइव आ सकें। क्योंकि इसमें एक टारगेट होता है कि आप आपके पास इतने सब्सक्राइबर होंगे तो आप लाइव आ सकते हैं। तो उसी लिए आप हम सबके ऊपर सपोर्ट बनाए रखिए, जो हमारी टीम है। तो स्टार्ट करते हैं हम सामाजिक न्याय यानी सामाजिक न्याय, जस्टिस, सोशल जस्टिस के बारे में आज बताएंगे आप सबको। पहले तो एक छोटा सा वर्ड है प्रेम। प्रेम के बहुत से रंग होते हैं और उनकी व्याख्या कर पाना आसान नहीं है। फिर भी हम अपनी अंतर्दृष्टि से ये समझ लेते हैं कि प्रेम का क्या मतलब है। उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहजानुभूत समझ होती है। कहने का मतलब हो गया कि प्रेम जो है, यहाँ पे प्यार नहीं, प्रेम की बात हो रही है। प्रेम जो होता है वो एक फीलिंग है, एक एहसास है जिसको समझा जा सकता है। और अगर आपको कोई अगला पर्सन दे रहा हो, वो चाहे पशु पक्षी हो, वो चाहे चिड़िया हो, कोई भी हो, आपके पेरेंट्स हो, तो वो आपके साथ एक एहसास है जो आपके साथ बना रहता है। यानी दिखाई नहीं देता है बट आपको फील होता है कि हाँ, प्रेम जैसा कुछ वर्ड है जो हम दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। ये उसी तरह न्याय के बारे में भी हमारी एक सहजानुभूत समझ होती है। हालांकि हो सकता है कि हम इसकी ठीक परिभाषा नहीं दे सके। इस मायने में न्याय भी बहुत हद तक प्रेम जैसा ही है। इसके अतिरिक्त प्रेम और न्याय दोनों अपने समर्थकों में भावपूर्ण अनुक्रियाएं पैदा करते हैं, और जैसे प्रेम को वैसे ही न्याय को भी कोई बुरा नहीं कहता है। प्रत्येक इंसान अपने और कुछ हद तक बाकियों के लिए भी न्याय चाहता है, लेकिन प्रेम और न्याय में एक अंतर भी है। प्रेम उन लोगों से हमारे रिश्तों का एक पहलू है जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं, जबकि न्याय का सरोकार समाज में हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए नियमों और तरीकों से होता है, जिनके द्वारा समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। इसीलिए न्याय के प्रश्न राजनीति के लिए केंद्रीय महत्व की एक चीज़ है। इसी अध्याय के लिए हम आपको इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे और इनसे जुड़े निम्न मुद्दों को समझने में सक्षम होंगे। आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे कि आप न्याय के उन सिद्धांतों को पहचान सकेंगे जो अलग अलग समाजों और अलग अलग समय में सामने रखे गए हैं। आप समझ पाएंगे कि वितरणात्मक न्याय का क्या अर्थ है। आप ये भी समझ सकते हैं कि हम रॉल्स के इस तर्क को चर्चा करेंगे कि निष्पक्ष और न्यायपरक समाज सभी सदस्यों के हित में होता है और इसे तार्किक आधार भी सिद्ध किया जा सकता है। यानी अगर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस अगर किसी को मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंट, उसका यूनिवर्सल डेवलपमेंट होगा। वो चाहे इंसान हो या फिर वो चाहे जानवर ही क्यों ना हो, उसका संपूर्ण विकास होगा अगर उसके साथ सोशल जस्टिस है और समानता उसके लिए है। तो हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे कि सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। सामाजिक न्याय तमाम संस्कृतियों और परंपराओं को न्याय के प्रश्न से जूझना पड़ा है, भले ही उन्होंने इस अवधारणा की व्याख्या भिन्न भिन्न तरीकों से की हो। उदाहरण के लिए प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था और धर्म या न्यायोचित सामाजिक व्यवस्था कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। राजा का कर्तव्य यही था कि वो सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बनाए रखे और सब में एक तरह से एक समान सौहार्द की भावना को स्पष्ट करे। चीन के दार्शनिक
कन्फ्यूजन्स का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित कर और भले लोगों को पुरस्कृत कर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। ईसा पूर्व 4वीं सदी के एथेंस, जो यूनान के रहने वाले थे, उसमें प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, ये जो है पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, प्लेटो की एक पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के मुद्दों पर चर्चा की गई है। सुकरात और उनके युवा मित्रों ग्लाउकान और एंडीमंटस के बीच लंबी वार्ता के जरिए प्लेटो ने दिखाया है कि हमारा न्याय से सरोकार होना चाहिए। उन नौजवानों ने सुकरात से पूछा कि हमें न्याय संगत क्यों होना चाहिए। उनका आकलन यह था कि जो अन्यायी है, जो न्यायी लोगों से ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कानून तोड़ते मरोड़ते हैं, कर चुकाने से कतराते हैं और झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों से ज़्यादा सफल होते हैं जो सच्चाई और न्याय के रास्ते पर चलते हैं। यानी कह सकते हैं कि बहुत सारी बाधाएं, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी और हो सकता है आपके पास गरीबी भी आपको सताए एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इन बीच में, अगर आप सामाजिक सोशल जस्टिस और सच्चाई के रास्ते पर अगर आप चलते हैं। तो आपने आज भी लोगों को ऐसी भावना व्यक्त करते बिल्कुल सुना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बहुत ही बुरा है। अन्याय करना स्वाभाविक रूप से अच्छा है और दुष्टता झेलना बेहद बुरा है, लेकिन यह भी कि भलाई की तुलना में दुष्टता बड़ी है और इसीलिए जब लोग अन्याय करने और झेलने दोनों का अनुभव प्राप्त करते हैं, जब किसी एक से बेचने और दूसरे को पाने में सफल नहीं होते, तब वे सोचते हैं कि दोनों में से कुछ भी न होने के लिए आपस में समझौता करना बेहतर होगा। यहाँ से कानून और आपसी प्रसंविदाएँ बनती हैं। यहीं से एक कानून, एक जस्टिस का जो है प्रादुर्भाव होता है और जो कुछ कानून के द्वारा किया जाता है उसे ही कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। कोई भी चीज़ अगर कानून के दायरे में होती है तो उसको कानून सम्मत और न्यायोचित कहा जाता है। ये सुकरात से ग्लाउकान द रिपब्लिक में ये वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं। आगे क्या कहा गया है? सुकरात ने उन नौजवानों को याद दिलाया कि यदि हर कोई अन्यायी हो जाए, यदि हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए कानून के साथ खिलवाड़ करे, तो किसी के लिए भी अन्याय से लाभ पाने की गारंटी नहीं रहेगी, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और इसके संभव है कि सबको नुकसान पहुंचे। इसलिए हमारा दीर्घकालिक हित इसी में है कि हम कानून का पालन करें और न्यायिक प्रादुर्भाव में अपना एक जो भी एक मोटो है अपना इन सब चीज़ों को लेके डिस्कस करें। सुकरात ने स्पष्ट किया कि न्याय के अर्थ में स्पष्ट रूप से समझने की एक ज़रूरत होती है ताकि हम ये देख सकें कि न्याय संगत होना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने मित्रों का भला करें, दुश्मनों का नुकसान करें और अपने हितों के पीछे लगे रहें। न्याय में तमाम लोगों की भलाई निहित होती है। जैसे एक डॉक्टर अपने सभी मरीजों की भलाई की चिंता करता है, उसी तरह न्याय संगत शासक या सरकार को भी जनता की भलाई चिंता करनी होगी। यानी सरकार का भी एक मेन मोटो यही है कि वो जनता के बीच में सामाजिक न्याय को स्पष्ट करे एंड उसमें समानता लेके आए, जिससे सभी व्यक्ति अपनी डिग्निफाइड लाइफ यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने में वो संभव हो सके। जनता की भलाई को सुनिश्चित करने में हर व्यक्ति उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है। ये विचार कि न्याय में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना शामिल है, आज भी न्याय की हमारी तर्क रहित समझ को महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ये सारी चीज़ें हैं। प्लेटो ने भी बहुत सारी चीज़ें न्याय को लेके कही है। अब हम देखेंगे कि समानुपातिक न्याय क्या है। समानुपातिक न्याय को लेकर अगर हम बात करते हैं तो बहरहाल समान बर्ताव न्याय नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे हम महसूस करें कि हर एक के साथ समान बर्ताव अन्याय होगा। मसलन अगर आपके स्कूल में फैसला किया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले तमाम लोगों को बराबर अंक दिए जाएं क्योंकि सब एक ही स्कूल के विद्यार्थी हैं और सबने एक ही परीक्षा दी है, तो आपको एक कैसा लगेगा? यहाँ आप ज़्यादा ये उचित समझेंगे कि छात्रों को उनकी
उत्तर पुस्तिकाओं की गुणवत्ता और संभव हो तो इसके लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास के अनुसार ही उनको अंक मिले। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो दूसरे शब्दों में इसको कहा गया कि सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा लोगों को उनके प्रयासों के पैमाने और अर्हता के अनुपात में पुरस्कृत करना ही न्यायोचित व्यवस्था का पालन करना कहलाएगा। अगर हम बात करें कि इसका ख्याल भी विशेष ज़रूरतों में हमें कैसे रखना है, न्याय के जिस तीसरे सिद्धांत को हम समाज के लिए मान्य करते हैं वह है पारिश्रमिक या कर्तव्यों का वितरण करते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखने और इसे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का तरीका माना जा सकता है। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों को बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से अन्याय के लिए ज़रूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए, लेकिन लोगों के बीच में भेदभाव ना करना। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही बुरी चीज़ है, ये किसी के बीच में हो। समाज के सदस्यों के रूप में लोगों को बुनियादी हैसियत और अधिकारों के लिहाज से न्याय के लिए ज़रूरी हो सकता है कि लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए और लोगों के बीच भेदभाव ना करना और उनकी मेहनत के अनुपात में उन्हें पारिश्रमिक देना भी ये सुनिश्चित करने के लिए शायद पर्याप्त ना हो। विशेष ज़रूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता। यहीं से अगर हम बात करें तो समानता की नींव यहीं से आई है। समानता यानी आपको एक दूसरे के समान आंका जाए। घर में 4 लोग हैं तो सबके साथ एक समान रूप से जो है व्यवहार किया जाए। ये सारी चीज़ें समानता को उत्कृष्ट करती हैं। अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत से क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए भी जो है इससे क्वेश्चंस आएंगे एंड ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो सामाजिक न्याय का कुछ पहलू है, उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? दूसरा, न्याय की देवी पर आंखों की पट्टी इसलिए बांधे रखती क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। न्याय की देवी, अगर आप न्यायालय जाते हैं तो वहाँ की न्याय की देवी के ऊपर पट्टी बंधी हुई आपको मिलती है। तो ये एक प्रदर्शित यही करता है कि वहाँ पर जो भी है वो किसी भी जात, धर्म, लिंग या किसी भी अवस्था में है, उसके लिए सामाजिक न्याय जो है समान रूप से ही उसको मिलेगा। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है, लेकिन अगर वो आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे देखेगी? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। न्यायपूर्ण बंटवारा क्या है, इसको लेके हम थोड़ा सा बात करते हैं। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को ये सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियाँ सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हों, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे ये राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का मामला हो। अगर हम बात करें कि ये चीज़ जो है ये इसीलिए किसी देश के अंदर सामाजिक न्याय इसलिए ज़रूरी है कि ना केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामलों में भी कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करना भी एक सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण बनता है। यह कर व्यक्ति के लिए कुछ जरूरी माना गया कि वो अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सके और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत, अस्पृश्यता संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी, गांधी जी ने भी इसको लेके बहुत सारे आंदोलन चलाए, दक्षिण अफ्रीका से लेकर इंडिया तक। संविधान ने छुआछूत के प्रथा का उन्मूलन किया, ये सुनिश्चित किया कि निचली कही जाने वाली जातियों के लोगों को मंदिरों में प्रवेश, नौकरी और पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से रोका ना जा सके। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार यानी शेड्यूल 9 में ये आपको मिलेगा। भूमि सुधार को लेके बात करता है शेड्यूल 9 अनुसूची 9 में।
कदम उठाए गए। समाज में न्याय की समान स्थापना के साथ जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और हाँ तो वो कैसे, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुछ सिद्धांत आए थे, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, अगर हम इसको लेके हम चर्चा करते हैं। यदि लोगों को कहा जाए कि आप रहने के लिए किस किस्म का समाज चुनना पसंद करेंगे, तो संभवतः वे समाज चुनेंगे जिसके नियम और संगठन उन्हें विशेष सुविधा संपन्न स्थान मुहैया करा सके। हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे अपने निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खास कर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनके फैसला भविष्य में उनके बच्चों को मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित करने जा रहा है। वस्तुतः हम माता पिता से आशा करते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके बारे में सोचें और सहयोग दें, लेकिन ऐसे परिदृश्य किसी समाज के लिए न्याय के सिद्धांत की बुनियादी का निर्माण नहीं कर सकते। हम ऐसे निर्णय पर कैसे पहुँचे जो निष्पक्ष और न्यायसंगत भी हो। जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वो तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह ज्ञान नहीं है कि समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात हम नहीं जानते कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे। हम उच्च जात के परिवार में पैदा होंगे या निम्न जात में, धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधाहीन होंगे। रॉल्स तर्क ये भी देते हैं कि अगर हमें ये नहीं मालूम हो इस मायने में हम कौन होंगे और भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वो तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा, चूँकि कोई नहीं जानता कि वो कौन होगा और उसके लिए क्या लाभप्रद होगा। इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनज़र समाज की कल्पना को एक नया दृष्टिकोण देगा, एक नया अप्रोच देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। सामाजिक न्याय का अनुसरण भी, यदि किसी समाज में बेहिसाब धन दौलत और इसके स्वामित्व के साथ जुड़ी सत्ता का उपभोग करने वाले तथा बहिष्कृत और वंचितों के बीच में गहरा एवं अस्थायी विभाजन मौजूद है, तो हम कहेंगे कि वहाँ सामाजिक न्याय का अभाव है। भाई डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो वहाँ सामाजिक न्याय भी बहुत दूर तक ही रह पाएगा। हम यहाँ सिर्फ समाज में विभिन्न व्यक्तियों के जीवन यापन की सिर्फ विभिन्न स्तरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। न्याय के लिए लोगों के रहन सहन के तौर तरीकों में पूर्ण समानता और एकरूपता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस समाज को अन्यायपूर्ण ही माना जाएगा जहाँ धनी और गरीब के बीच खाई इतनी गहरी हो कि वे बिल्कुल भिन्न भिन्न दुनिया में रहने वाले लगे और जहां अपेक्षाकृत वंचितों को अपनी स्थिति सुधारने का कोई मौका ही न मिले, चाहे वे कितना भी कठिन श्रम क्यों न करें। दूसरे शब्दों में न्यायपूर्ण समाज को लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूर मुहैया करानी चाहिए ताकि वे स्वस्थ और सुरक्षित जीवन तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने में वो समर्थवान हों, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसी 4 लाइन में बता दिया गया है कि सामाजिक न्याय और समानता दोनों एक दूसरे का मिला जुला रूप है। जहाँ पर सामाजिक न्याय होगी वहीं पे समानता होगी, वहीं पे लोग गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनमें एक सामाजिक सुधार करने की भावना भी अंदर जागृत होगी। दूसरी चीज़ कि वे अपना सार्वभौमिक विकास, यूनिवर्सल अपना डेवलपमेंट वो कर पाएंगे। इसका मेन प्रोस्पेक्टिव यही रहा है। तो आप लोग सामाजिक न्याय का मतलब समझ चुके होंगे। ये 2 बार आप सुनेंगे वीडियो, ऑडियो लेक्चर है मेरा ये। तो
ऑब्वियस सी बात है समझ पाएंगे। इससे आपको आसानी होगी अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर सामाजिक न्याय ऐसे 4 टाइप में ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप उसमें बाइफरकेट करके क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही ईजिली आप दे पाएंगे। तो जितनी भी देर का ये वीडियो है आप बिल्कुल देखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।